मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने आज से महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब मौजूद हैं। सर, 9 साल पूरे हुए, आज से महाजनसंपर्क अभियान भी शुरुआत आप लोगों ने की है। क्या लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में? खाली उत्तर प्रदेश के लिए अभियान नहीं है, ये पूरे देश के लिए अभियान है। और मोदी जी की कल्याणकारी सुशासन और विकास के, गरीब कल्याण के 9 साल होने पर अपनी कॉपी को भी जनता से जचवानी चाहिए और हम अपनी बात जाकर के कहें। उसका सशक्त माध्यम है मीडिया, और हम अपने वर्कर को भी बता सकें। तो इसके लिए केंद्रीय पार्टी ने काफ़ी चीज़ें रखी हैं। प्रत्येक भारत सरकार के मंत्री को एक क्लस्टर के रूप में 4 लोकसभाएं दी गई हैं, और अगर वो लोकसभा का सांसद है जैसे मैं हूँ तो खुद की लोकसभा में भी रहना है और उसका भी कोई ना कोई प्रभारी मिनिस्टर होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसमें 9 साल के लेखा जोखा बताना है। इसी प्रकार से हमारे 7 मोर्चे हैं, तो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग करनी है, फिर इंटेलेक्चुअल्स की करनी है, फिर लाभार्थियों की भी करनी है, एक बड़ी जनसभा भी करनी है। वो बड़ी जनसभा का मतलब बड़ी जनसभा। फिर इसी दौरान आप देखेंगे कि 21 जून को योगा दिवस है, तो चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का दर्जा दिलाया है संयुक्त राष्ट्र संघ से, तो उस दिन भी कहीं ना कहीं योग को बढ़ावा देने के लिए रहना है। फिर 23 तारीख को जनसंघ के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। तो स्वाभाविक बात है कि वो हमारे पुरखे हैं, वो तो चुनाव हो ना हो तो हमेशा करना ही पड़ता है। इसके बाद 25 जून को आपातकाल दिवस है, और दिस इज़ द ब्लैक डे ऑफ द डेमोक्रेसी। तो जो लोग अभी तमाम संवैधानिक संस्थाओं की कांग्रेस बात करती है, तो इस देश के लोकतंत्र का महाकलंक अगर कोई था तो वो आपातकाल था। तो उस दिन नई पीढ़ी को बताना है, जो 75 के बाद पैदा हुए हैं, 77 के बाद पैदा हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि प्रेस की सेंसरशिप हो गई थी, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। तो ऐसे एक पूरा बहुत एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसमें पूरे जून को, क्योंकि ये 30 मई को मोदी जी के जो है 9 वर्ष हुए, तो 30 मई से 30 जून तक हम लोगों को जनता के बीच में रहना है, जिससे छात्रों को साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, अपने पद्म अवार्डी टाइप के हैं और प्रभावशाली लोग हैं जो सोशल मीडिया के लोग हैं, बड़ी जनसभा, लाभार्थियों का सम्मेलन, मोर्चाओं का सम्मेलन, पार्टी का सम्मेलन, ऐसे करके केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बताना है। सर, 4 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी आपको दी गई है उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी ने 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य भी रखा है। वाराणसी जैसी सीट आपको दी गई है, बड़ी सीट है। किस तरह से रणनीति रहेगी कि 2024 में जीत हासिल हो सके इन 4 सीटों पर जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है? ये 4 सीटें वैसी जीती हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही सिटिंग वहाँ पर जो है सांसद हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं वाराणसी को भी देखूंगा। तो बल्कि जो वाराणसी से जीतते हैं वो देश के सांसदों को भी जिताते हैं, तो वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन सब जगह जाना है तो वहाँ भी जाना है। तो क्लस्टर में वाराणसी भी आती है, लेकिन मैं वाराणसी, भदोही, चंदौली और मछली शहर, ये 4 लोकसभा को देखूंगा, जहाँ पर जो मैंने अभी बताया सारे कार्यक्रम होंगे। और इसी दौरान वो फार ईस्ट एकदम पूरब है, और मैं आगरा का सांसद हूँ, तो मेरे यहाँ मीनाक्षी लेखी इसकी प्रभारी हैं, और तो वो यही सब काम करने आगरा लोकसभा आएंगी। तो आपस में तालमेल, सामंजस्य कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ के, मैं जाऊँ वहाँ के सांसद रहें और मेरे यहाँ मैं रहूँ, और प्रभारी मंत्री मेरी डेट में, मेरी 4 सांसदों से डेट, जिसमें महेंद्र पांडे जी कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी व्यस्त रहते हैं, उन्हें भी कहीं जाना होगा। भदोही और चंदौली वाले को तो नहीं जाना होगा, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री जी की शायद कुछ सभाएं, जनसभाएं हों, तो हमें आपस में तालमेल करके कोशिश करना है कि हमारे यहाँ जब प्रभारी मंत्री आए तो हम भरसक रहने का प्रयास करें। हम जहाँ जाएं, अगर वहाँ एमपी तो रह ही रहें, वहाँ के एमपी अगर ये मिनिस्टर हैं तो तालमेल करके बैठाएंगे।
तो क्या, चूंकि आपको वाराणसी की भी जिम्मेदारी दी गई है, प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को भी कहेंगे, कोई कार्यक्रम वगैरह प्रधानमंत्री भी वहां करेंगे, ऐसी कोई बातचीत आपकी हुई? हाँ, नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई, लेकिन चूंकि शुरुआत अच्छी सभाओं की माननीय प्रधानमंत्री जी से ही होती है, एंड वेल बिगिन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी हो जाए तो आधा काम हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस हम चुनाव की पूर्व संध्या पर लगभग खड़े हैं, 9-10 महीने बाकी हैं, तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी ही कुछ रैली का किसी का आगाज जरूर करेंगे, और अंजाम पे भी 7वें राउंड में वही पहुंचाते हैं। जब लोकसभा का 7वां राउंड होता तो कहीं 5 बजे रैली का समापन करके, मोस्ट प्रोबेबली तो वाराणसी ही करते हैं समापन वाले दिन, लेकिन उसका लाभ पूरे देश को भी मिलता है, और ख़ासतौर से जो वाराणसी से टच हैं, मिर्ज़ापुर है, चंदौली है, भदोही है, मछली शहर है, जौनपुर है, ये लोकसभाएं भी जब प्रधानमंत्री 1-2 दिन का प्रवास अपनी लोकसभा में करते हैं, रोड शो करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट उस राउंड में सब जगह पड़ता है, इवन वो बगल में बिहार में भी पड़ता है। आपको लगता है कि 2024 का चुनाव सामने है, महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत आज से लेकर 1 महीने तक हो गई है, ये लाभदायक 2024 के लिए रहेगा बीजेपी का, चूंकि 80 सीटों का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है? हाँ, क्यों नहीं लाभदायक होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, फिर उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। तो सेवा ही संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी पेंडेमिक काल से लेकर आज तक लगातार कर रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा मंडल अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी का है, इतने प्रोग्राम आते हैं केंद्र और राज्य से, और स्थानीय भी कुछ समस्याएं होती हैं, कि किसी भी पुलिस के चौकी इंचार्ज से ज़्यादा हमारा मंडल अध्यक्ष काम करता है भारतीय जनता पार्टी का। तो कार्यकर्ता हमेशा सजग रहे, आलस में ना आए, इसलिए भी। और सेवा ही संगठन चूंकि है, तो तमाम हमारे पार्टी के प्रोग्राम के अलावा और भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा होने, जैसे ब्लड डोनेशन का काम है, वृक्षारोपण का काम है, आदि सामूहिक विवाह है, कभी वृद्धजन सम्मान समारोह है, कभी जो मेधावी छात्र हैं उनका सोशल वर्क भी करते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 5 साल चुनाव, आप क्या सोच रहे हो कि जैसे 24 का चुनाव आएगा, रिजल्ट हाथ में आएगा तो बैठ जाएंगे हम लोग, अपनी बैरिकों में चले जाएंगे? नहीं। फिर जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और बीजेपी पे तो एक बात बहुत अच्छी लागू होती है प्रधानमंत्री जी पे, कि मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। तो लोकसभा के ठीक चुनाव के बाद दिल्ली राज्य के चुनाव आ जाते हैं। तो चूंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे राज्य हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी की बड़ी इच्छा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए, तो फिर अपने कामों में लग जाएं। इलेक्शन से आप लोग चाहते हैं, चूंकि इस 1 महीने में 51 रैली बीजेपी कर रही है, आप लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ज्यादा से ज्यादा कराई जाए? नहीं, प्रधानमंत्री जी को तो पूरा देश देखना है, होम स्टेट है अब उनकी, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और दिल्ली का जो कुर्सी का रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है, इसमें कोई बात नहीं है। और चूंकि दिल्ली 80 एमपीओ वाला है, हम 10 हरियाणा है, 8 हरियाणा है, तो 4 मेरे ख्याल से हिमाचल में होते हैं, तो 20 गुना 20 हम हिमाचल हैं, हम 20 उत्तराखंड है। तो स्वाभाविक बात है कि वो प्रधानमंत्री जी यूपी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। आखिरी सवाल है कि सोमवार को विधान परिषद के नतीजे सामने आए उत्तर प्रदेश में, बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है कि समाजवादी पार्टी ने षड्यंत्र रचा है, जानते हुए कि हार निश्चित है, उसके बाद भी उम्मीदवार को उतारा। अब देखिए, उनकी अपनी पार्टी का ये निर्णय है कि वो कहाँ खड़ा करते हैं, नहीं खड़ा करते हैं, इसलिए कोई कमेंट नहीं करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। इसी गंभीरता की वजह से अखिलेश यादव जहाँ से एमपी थे आजमगढ़ के, और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो वो सीट बीजेपी ने जीती है। और ये नहीं सोचा कि ये अजय है, हम तो जीत नहीं सकते। रामपुर सीट जो समाजवादी पार्टी के पास थी, उसको हमने जीती है। रामपुर विधानसभा जो समाजवादी पार्टी के पास थी, उसको जीतने का काम किया। तो अब हम लोग कन्नौज जीत चुके हैं,
डिम्पल यादव जी गठबंधन में हारी हैं, बदायूं जीत चुके हैं जो धर्मेंद्र यादव गठबंधन में जीते थे, गठबंधन में हारे। फिरोजाबाद जीत चुके हैं जब गठबंधन में हम लोगों ने उनको हराया। तो कहने का मतलब है जब सपा बसपा गठबंधन था, मुझे यूपी का पटवारी कहते हैं लोग, बाकी मेरे को थोड़ा फील्ड का ज्ञान है, इन तीनों लोकसभा पे जिसपे सैफई परिवार हारा है, तब जीते 14 में, तब 5 जीते, लेकिन जब 19 आया और गठबंधन हुआ तो 3 हार गए, कन्नौज बदायूं। मज़ेदार बात यह है कि ये सैफई परिवार अपने फार्म पे दस्तखत करता है, बी फार्म पे, जिसको कहते हैं पिक एंड चूज। तो ये अपना बैटल फील्ड छांटते हैं। जैसे मेरे को करहल लड़ाया गया तो मैंने नहीं, पार्टी ने चुना, आगरा पार्टी ने चुना, मुझे टूंडला विधानसभा दी गई वो पार्टी ने चुना। लेकिन ये लोग तो अपना बैटल फील्ड, बैटल ऑफ पानीपत खुद चुनते हैं, कन्नौज बदायूं फिरोजाबाद, इसके बाद हारते हैं। तो 2024 में सपा बसपा का गठबंधन नहीं है, और जो लोग गठबंधन की प्रयास कर रहे हैं उनके एडमायरर लोग यूपी में हो सकते हैं, उनके वोटर नहीं है। जैसे विपक्ष में दक्षिण के 2 सीएम हैं, उनका कोई वोट नहीं है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र की पार्टी, उनका हमारे यहाँ नहीं है। इसी प्रकार से टीडीपी वगैरह का हमारे यहाँ कुछ नहीं है। ममता बनर्जी का हमारे यहाँ कुछ नहीं है। ममता बनर्जी एक हमारे पास उत्तर प्रदेश में वाराणसी में विधानसभा है जिसमें बंगाली बाहुल्य। ममता बनर्जी ने वहाँ, मैं देख रहा था कि मैं भी वहाँ था, करहल लड़ने के बाद गया था, सीढ़ियों पर बैठी थी। जब मैं कुंभ का कार्ड लेके गया था यूपी के मिनिस्टर के रूप में तो उन्होंने लिया नहीं था। बाद में उसी गंगा के घाट पर वोटों के चक्कर में रही। वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जहाँ पर एक विधानसभा में उनका प्रभाव था। तो उनके एडमायरर भी नहीं है लोग, लेकिन एडमायरर होना और वोटर होना बहुत फर्क होता है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।